हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्याणी मैम करंट अफेयर्स चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जो उस सीरीज़ में इसका पार्ट नंबर 3 रहेगा। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया था। और आज के इस वीडियो में हम 101 से लेके 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है। मतलब आपको बताना है कि जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, इनमें से कौन सा एक आई का डिसऑर्डर है। तो देखिए, चारों ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ये एक आपका आँख का डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में इंसान को निकट की जो दृष्टि होती है वो बहुत साफ होती है, लेकिन दूर का वो इंसान सही से नहीं देख पाता। यानी कि जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया होता है, तो वो पास की चीज़ों को बहुत अच्छे से देख पाएगा, लेकिन दूर की चीज़ों को वो अच्छे से नहीं देख पाता है। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो डॉक्टर हैं वो सजेस्ट करते हैं अवतल लेंस को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जो प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज बन रही होती है रेटिना पर, तो वो रेटिना से पहले ही कहीं पे बन जाती है। तो इतना आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और टर्म होती है निकट दृष्टि दोष के जैसे, जिसे कहते हैं हम क्या, दूर दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसी के जैसा दूसरा टर्म होती है हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष, और ये बिल्कुल निकट दृष्टि दोष का अपोजिट होता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो पीलिया है यानी कि जॉइंटिस, ये होता है सामान्यतः बिलीरुबिन की मात्रा जब हमारे रक्त में बढ़ जाती है, उस कारण ये होता है। और बात करें गठिया की, तो ये जोड़ों में होने वाला तेज दर्द है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है अधातु के बारे में, यानी कि जो नॉन मेटल है उसके बारे में। तो देखिए, ग्रेफाइट यहाँ पर एक ऐसा आपका नॉन मेटल होगा जो ऊष्मा और विद्युत दोनों का गुड कंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है ऊर्जा मान का। ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल है वो है प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन, एलपीजी और मीथेन। तो देखिए, जो कैलोरी मान है या फिर ऊर्जा मान है वो सबसे ज़्यादा होता है आपका हाइड्रोजन गैस का, और कितना होता है, लगभग 1,50,000 किलो जूल पर केजी। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा मान या फिर कैलोरी मान होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। मतलब जब डॉग काट लेता है, कुत्ता काट लेता है तो उस दौरान कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो देखिए, उस दौरान चांसेस रहते हैं रेबीज़ के, यानी कि कुत्ते के काटने से जो होने वाली बीमारी है वो है रेबीज़। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो स्कर्वे जो होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, ये बेसिकली एक फ्लू है जो वायरस के कारण होता है। और कैंसर तो आप जानते ही हैं, काफ़ी सुना होगा आपने इसके बारे में। तो रेबीज़ जो है, रेबीज़ कुत्ते के काटने से होता है, और इसमें कई बार इंसान को पानी से डर लगने लगता है। तो हाइड्रोफोबिया भी इसमें हो जाता है। तो इस रेबीज़ को ही हम हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। तो कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी, दैट इज़ रेबीज़। नेक्स्ट है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। कि जो आकाश है वो हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल है उसमें है कि पहला है, नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा के इसमें ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है। फिर है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा परिक्षेपित होते हैं। ये ऑप्शन आपका मतलब सही से टाइप नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कीजिए। इन तीनों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो सूर्य की लाइट है उसे क्या बोलते हैं, 7 कलर से वो कंसिस्ट होती है, साथ ही में उसको वाइट लाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि जो श्वेत प्रकाश यानी कि जो वाइट लाइट है, तो जो नीला रंग होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो बहुत कम होती है। और उसी के कारण जब वो डिस्पर्स होती है बाय
जो आपके एटमॉस्फेयर में धूल या फिर कुछ छोटे छोटे कण मौजूद हैं उनके कारण, तो वो हर एक दिशा में प्रसारित होती है और जिसके कारण जो आपको आसमान है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा कि श्वेत प्रकाश में जो नीला रंग होता है उसकी वेवलेंथ काफ़ी कम होती है, मतलब अपेक्षाकृत और कलर्स के काफ़ी कम होती है। तो उसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश, धूल, धुएँ और कुछ अन्य छोटे छोटे कण हैं वो उसको प्रसारित करते हैं, जिसे ही हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है डैश की कमी से स्कर्वे रोग होता है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वे देखने के लिए मिलता है, और विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ए की बात करें तो बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस आप देखने के लिए मिलेगा। विटामिन डी ये सन से हमें प्राप्त होता है और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स की एक बीमारी है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली खांसी की बात करें तो इसको हम पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें रुबेला की, तो रुबेला के टीके भी लगते हैं, तो ये एक विषाणु जनित रोग है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है, कि हमारे खाने में किस चीज़ की उपस्थिति का जांच करने के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली भोजन में स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए, यानी कि खाने में स्टार्च की उपस्थिति को जानने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आयोडीन का। आयोडीन बेसिकली एक जो है उसका रंग जो है वो बैंगनी भूरे से थोड़ा काला होता है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए जब जानवर और आसपास का जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, जब वो आपस में कोऑर्डिनेशन करता है तो उसी की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम के अध्ययन का विज्ञान है, मतलब इकोलॉजी परितंत्र के अध्ययन का विज्ञान है और परितंत्र पारिस्थितिकी की एक कार्यात्मक इकाई होती है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें क्लाइमेटोलॉजी, तो ये बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडी को स्टडी करती है। इथोलॉजी की बात करें तो ये एनिमल बिहेवियर की स्टडी से रिलेट करती है, और एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये इंसेक्ट की स्टडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। रक्त का लगभग 55% जो भाग है वो प्लाज्मा से ही मिलकर बना होता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी आफ्टर ब्रेकडाउन। मतलब ब्रेकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो आपको किस पोषक तत्व से मिलती है, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगी वसा से, यानी कि फैट से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 1 ग्राम अगर आप वसा लेते हो तो वो कितने कैलोरी आपको देता है, 9.3 कैलोरी ऊर्जा ये आपको प्रदान करता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। तो देखिए साल्क वैक्सीन जो है ये बेसिकली आपको पोलियो के दौरान दी जाती है, मतलब पोलियो से ग्रस्त कोई इंसान है तो उसके दौरान वहाँ पर उसको साल्क वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें अगर, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए बेसिकली दी जाती है BCG की वैक्सीन। वहीं डिप्टीरिया ये बेसिकली 3 डिसीज़ के लिए होता है, DTB की एक आपकी वैक्सीन आती है जो कि डिप्टीरिया, टिटेनस और पर्टुसिस के लिए दी जाती है। वहीं बात करें अगर हम मिशल्स की यानी कि खसरा की, तो इसमें हम देते हैं जो वैक्सीन है वो है MMR। ये भी 3 डिसीज़ के लिए दी जाती है जो कि है मिसल्स, मम्स और रुबेला, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो साल्क वैक्सीन ये बेसिकली पोलियो के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है पानी में क्लोरीन की गोलियां या किस चीज़ को मिलाकर क्लोरीनेशन किया जाता है, मतलब क्लोरीन और साथ में किस चीज़ को आप मिला देंगे तो क्लोरीनेशन जो है पानी का वो हो जाएगा। तो क्लोरीन के साथ साथ देखने के लिए मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ऑप्शन नंबर सी का हो या बी, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीकरण जो है वो एक प्रभावी ऑक्सीकारक है, और अगर हम घरेलू स्तर की बात करें तो पानी के रोगाणुओं को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है क्लोरीनेशन, ठीक है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? तो ऊर्जा की इकाई की बात करें तो इनमें से ये बताता है आपको कैलोरी या फिर जूल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ये नहीं को स्किप कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लेग, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे जो ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, और ये जो प्लेग है ये बेसिकली किससे होता है? ये एक बैक्टीरिया होता है, नाम है इसका पैस्चुरेला पेस्टिस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि ये सभी के सभी जो है वो वायरस से होने वाले हैं, लेकिन जो प्लेग है वो बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम मैंने क्या बताया आपको पैस्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो मानव शरीर की जो स्किन होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक शब्द जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट वो क्या होते हैं? वो कौन से पदार्थ होते हैं? तो देखिए, उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट ये वो पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं? वो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, यानी कि तीव्र कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा कि अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, यानी कि उत्प्रेरक वो पदार्थ हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। और 1835 में सबसे पहले बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने उत्प्रेरक की पुष्टि की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1835 में बाई बर्जीलियस। और बर्जीलियस से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि जो आप जितने भी एलिमेंट्स देखते हो लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सब का जो नामकरण है, मतलब कैसे उनको रखना है, सिंबल एक तरीके से कह सकते हो, वो भी बर्जीलियस के द्वारा ही बताया गया था। नेक्स्ट है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर होती है किसके? जब आप एटॉमिक मास से, यानी कि द्रव्यमान संख्या से जब आप परमाणुओं की संख्या को माइनस कर दोगे तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। और न्यूट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? एक अगर एटम है, बाहर यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन ही इसका क्या कहलाता है? एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु भार, या फिर आप द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हो। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो उसकी एसआई यूनिट ये होती है आपकी ओम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुलम्ब जो है वो विद्युत आवेश के लिए यूज़ होता है, जूल जो है ये विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा के लिए यूज़ होता है। वहीं बात करें न्यूटन की तो ये फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि बल के लिए। नेक्स्ट है, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? अब आपको गति के तीनों नियम के बारे में पता होगा, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला नियम होता है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड नियम है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होता है गति का तीसरा समीकरण। तो पहले समीकरण की बात की गई है, तो ये किस किस चीज़ के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है? तो ये बेसिकली रिलेशन शो करता है आपका वेग और समय के बीच में, यानी कि वेलोसिटी और साथ ही में समय के बीच में ये आपका संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, यानी कि वेग और समय के बीच में। नेक्स्ट है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। साइंस के एनसीईआरटी में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि एक पूरी लाइन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन आप उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर केमिकल एनर्जी है तो उसको आप किसी फर्दर लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, किसी भी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊर्जा को ना ही आप कभी बना सकते हो और ना ही इसको नष्ट किया जाता है। पूरे विश्व की जो कुल ऊर्जा है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। हाँ, आप इसको एक लेवल से दूसरे रूप में, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो।
नेक्स्ट है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, मतलब किसके बिहाफ पे आप इसको परिभाषा को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो न्यूटन के भी 3 लॉ थे, आप सभी को पता है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो बात करें अगर न्यूटन के किस नियम से आप बल की परिभाषा को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये कर सकते हो न्यूटन के पहले नियम से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। वहीं बात करें अगर हम फॉर्मूले की, तो वो डराइव होता है न्यूटन के तीसरे लॉ से, और न्यूटन का जो 3rd लॉ है ये आपको एक्शन रिएक्शन के बारे में जो है वो बताता है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर भी कहते हैं। कोशिका का मास्टर यानी कि ब्रेन, ठीक है, वो कहा जाता है आपको न्यूक्लियस को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो ये होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जब आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कर देते हो तो वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाई जाती है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज मैकेनिकल एनर्जी। कई बार इनके फॉर्मूले भी पूछ लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस या फिर ट्यूबरक्लोसिस डे। ये हम कब मनाते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस डे ये हर साल मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। और टीबी जो है ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और किस बैक्टीरिया के कारण होती है, तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए डेली मैं आपके लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ साथ 50 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो एट लास्ट पूरे 500 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुँच पाए। तो प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने का नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क का हिस्से की बात की है मैंने अर्लियर भी आपको बताया कि जो हमारा ब्रेन है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो उसमें आपसे पूछा है कि सांस लेने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सा हिस्सा आपका कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल होता है मज्जा यानी कि मैरो के द्वारा। अब जितनी भी हमारी अनिच्छिक क्रियाएं हैं ये कौन कंट्रोल करता है, वो मेड्यूला करता है। लेकिन इसको आप मेड्यूला भी कर लीजिए इंग्लिश में, ठीक है, मेड्यूला। तो मज्जा जो है यानी कि जो मेड्यूला है ये आपकी बेसिकली जितनी भी अनिच्छिक क्रियाएं हैं उनका सेंटर होता है, और सांस लेना नहीं लेना आपके हाथ में नहीं होती है, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, ठीक है, अनिच्छिक क्रिया है। तो ये किसका पार्ट होता है, तो ये होता है मेड्यूला का पार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो बायोगैस का घटक नहीं है आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड की, मीथेन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये तीनों ही बायोगैस का घटक हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये एक बहुत ही डेंजरस गैस है जो कि बायोगैस का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। मीथेन का फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं, तो वो CH4 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये CO2 होता है। तो और बेसिकली CO जो है ना ये मोटर गाड़ियों के जो धुआं है उनसे निकलता है, और इससे कैंसर होने के खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिक माप होता है, यानी कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इट्स व्हाट। तो ये होता है बेसिकली उसके जड़त्व का सांख्यिक मान। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, यानी कि इनर्शिया। और आपसे ये रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इनर्शिया जो है वो किससे मेज़र किया जाता है। तो इनर्शिया के लिए ज़रूरी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। जड़त्व के कितने नियम हैं, तो जड़त्व के 3 नियम होते हैं। एक है विराम का जड़त्व, दूसरा है गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो बैक्टीरिया की खोज की बात करें तो ये की गई थी लीवेनहॉक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। गोल्डस्टीन की बात करें तो इनका जो नाम आता है वो देखने के लिए मिलता है आपका प्रोटॉन की खोज के लिए। हालांकि प्रोटॉन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों का नाम ही जोड़ा जाता है। जेम्स चैडविक की बात करें तो उन्होंने
खोज की थी न्यूट्रॉन की, वहीं रॉबर्ट कोच की बात करें तो उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। तो एडीज मच्छरों के द्वारा जो फैलाए जाने वाला एक कह सकते हो आप रोग है, वो है आपका जीका वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। ये किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो ये मुख्यतः एडीज मच्छरों के द्वारा फैलाए जाने वाला एक वायरस है। ठीक है। नेक्स्ट है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस प्रमुख रसायनों के कारण होती है। तो यहाँ पर अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की बात हुई है। तो एसिड रेन जो है वो बेसिकली किन किन वजह से होती है। तो देखिए, एसिड रेन है उसके दो बेसिक कारण होते हैं, एक तो है NO2 और दूसरा है आपका SO2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये करेक्ट आप हो जाएगा। नेक्स्ट है, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अकिरीय गैस का उपयोग किया जाता है। अकिरीय मतलब कि नोबल गैस होती है जो किसी और से रिएक्शन नहीं करती है। हमारे पीरियोडिक टेबल में आप जो लास्ट बिल्कुल ग्रुप देखते हो, यहाँ पर जो 18 ग्रुप होता है वो नोबल गैस का होता है। ठीक है, वो किसी और से रिएक्शन नहीं करता। और पार्टी के गुब्बारों में जो अकिरीय गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है हीलियम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में फाइलम के परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है। तो फाइलम जो है ये बेसिकली जो है भोजन का परिवहन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। वहीं बात करें जाइलम की, तो जाइलम जो है वो पौधों में पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होते हैं, तो वो क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास जो दिए गए हैं, तो उसमें से जो जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन आपके होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे और उतने ही आपका परमाणु क्रमांक होता है। अभी मैंने आपको कई बार बताया कि आपका एटम है, बीच में न्यूक्लियस होता है और बाहर एटम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इसी में आपका न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन होता है और जितने प्रोटॉन आपके अवेलेबल होंगे उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तपेदिक। ये किसकी एक बीमारी है, तो तपेदिक जो है वो बेसिकली फेफड़ों यानी कि लंग्स को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए बेसिकली इस्तेमाल की जाती है कोबाल्ट 60। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताइए जिसे आसानी से चाकू से हम काट सकते हैं। तो नाइफ से जो इजीली कट जाए, आपने कई बार 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी आपने देखा होगा कि जो मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में 9th या 10th किसी एक बुक क्लास में है, तो चाकू से जो आसानी से धातु कट जाती है वो है आपकी सोडियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और सोडियम को हमेशा हम केरोसिन ऑयल में यानी कि मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। और जो एक इसकी काफ़ी फेमस रिएक्शन है कि जब आपका सोडियम है, जब आप वो रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, तो वो किस चीज़ को फॉर्म करता है, तो वो फॉर्म करता है NaCl को, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ओडोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किस चीज़ को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ओडोमीटर का जो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, तो वो दूरी को मापने के लिए करते हैं। वही स्पीड को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पीडोमीटर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डायरेक्शन के लिए हम बेसिकली एक सूचक आता है दिक्सूचक नाम से, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये हर साल की 5 तारीख यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। फिर है, मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिका यानी कि जो वाइट ब्लड सेल है उनका जीवन काल कितना होता है। जो WBC होती है यानी कि वाइट ब्लड सेल, तो इनका जो जीवन काल होता है वो जनरली जो होता है वो 3 से 4 दिन होता है, लेकिन कई बार 4-5 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 दिन से कम इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। वहीं बात करें RBC की यानी कि रेड ब्लड सेल की, तो इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये किसने दिया था। तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो ये दिया गया था रॉबर्ट डार्विन के द्वारा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और चार्ल्स डार्विन की एक बहुत फेमस बुक है जिसमें एक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ और दूसरी है बाय नेचुरल सेलेक्शन। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं। तो शरीर की संरचना का अध्ययन ये होता है एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है। तो ऑप्शन को देख के आप आसानी से बता सकते हो कि वर्धानता हो, हीमोफीलिया हो या फिर रंजकहीनता। ये तीनों ही आपको जन्मजात से मिली हुई बीमारी है, मतलब किसी भी इंसान को अगर होती है तो वो बाई आनुवंशिक रोग से ही होती है। लेकिन अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ ये किसकी पुस्तक है, तो ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, नाम है रॉबर्ट डार्विन। तो इन्हीं के द्वारा ये लिखी गई है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं। विषाणु यानी कि वायरस, तो वायरस के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एज नेम सजेस्ट वायरस। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वायरोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अगर हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी हो जाती है तो ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इसीलिए विटामिन के की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर को, क्योंकि उसी की कमी के कारण ही अत्यधिक खून बहने लगता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन, और ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल ये विटामिन है, विटामिन के। विटामिन सी की कमी से स्कर्वे होता है, ए की कमी से रेटिनॉल, और विटामिन बी के कई पार्ट हैं, लेकिन विटामिन बी के B1 से देखने के लिए मिलता है बेरी रोग। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डैश को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। मैंने अर्लियर भी बताया आपको, कोशिका का पावर हाउस यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र ये होता है CaOCl2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है। तो गुणसूत्र जो है आमतौर पर वो होते हैं 23 पेयर होते हैं। इन जनरल 46 आप कह सकते हो, जिसमें से कि 22 पेयर जो है वो सेम होते हैं, जिनको सोमेटिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। एक पेयर ये मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। और किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण करने के लिए मेल के गुणसूत्र काफ़ी मायने रखते हैं। तो ये इसका आंसर होगा 23। नेक्स्ट है ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है। तो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो है ये उपचार करता है आँखों का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इनकी संभावनाएं भी हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को देख पाएँ। डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज़ हम लेके आ रहे हैं और टोटल 500 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी बच्चे जो हैं वो PDF की डिमांड भी कर रहे थे। तो देखिए जब 500 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे तो लास्ट में पूरा कंपाइलेशन आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।